हेलो बच्चों, मैं सुनीता कुमारी, शिक्षिका न्यू प्राथमिक विद्यालय सिमरिया CRC मुजान। आप लोगों का मेरी इस वीडियो क्लास में स्वागत है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है अतीत से वर्तमान भाग 2। तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रथम अध्याय की ओर, जिसका नाम है कहाँ, कब और कैसे। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष पटना के गांधी मैदान में आए। मैदान में मेले जैसा माहौल था। विभिन्न पंडालों में अलग अलग गतिविधियां चल रही थीं। घूमते घूमते वे लोग ऐसे पंडाल में पहुंचे जहां क्विज प्रतियोगिता हो रही थी। एक प्रश्न था, पटना का प्राचीन नाम क्या था। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी, माइक अपने हाथ में लेकर बोली, पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज़ के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। बिहार दिवस के अवसर पर राखी और आयुष दोनों पटना के गांधी मैदान में आए थे। मैदान में मेला लगा हुआ था, अलग अलग पंडाल लगे हुए थे और अलग अलग गतिविधियां भी चल रही थी अलग अलग पंडालों में। घूमते घूमते वे लोग ऐसे पंडाल में पहुंचे जहां पे क्विज प्रतियोगिता मतलब कि प्रश्नोत्तर की प्रतियोगिता चल रही थी। एक प्रश्न आया, पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी और माइक अपने हाथ में लेकर बोली, पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष ये सुनकर सोचने लगा कि आखिरकार पाटलिपुत्र पटना कैसे हुआ। आखिरकार पाटलिपुत्र का नाम पटना कैसे हो गया। ये सब कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमें इस अध्याय में यही पढ़ना है कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहाँ, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। कक्षा 6 में हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ा था। आप लोगों ने कक्षा 6 में हर्षवर्धन के शासनकाल तक पढ़ा था। देखिए, हर्षवर्धन जो थे वह एक हिंदू शासक थे जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। इस कक्षा में हम हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद के समय को समझने का प्रयास करेंगे। हर्ष के पहले के भारत और बाद के भारत में कौन कौन से परिवर्तन आए, समय के साथ हमारे समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए। जैसा कि हम जानते हैं कि समय के साथ साथ समाज में परिवर्तन आना अनिवार्य है। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाएं एवं जीवन शैली के संदर्भ में होते रहते हैं। समय के साथ व्यक्तियों के खान पान, वेशभूषा, पहनावा, रीति रिवाज आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने ही देश के किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ के खान पान, पहनावा आदि में अंतर देखने को मिलेगा। जब आपको भी उनके साथ कुछ दिनों तक रहने का मौका मिलेगा तो संभव है कि आपकी जीवन शैली में भी परिवर्तन दिखने लगे। देखिए, कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। अगर हम लोग बिहार से हैं, अगर वही लोग हम दक्षिण भारत जैसे केरल वगैरह में जाएं तो वहाँ पे हम देखेंगे
कि हमारे यहाँ के खान पान से वहाँ का खान पान जो है वो बहुत अलग है, पहनावा भी अलग है, बोली भी अलग है। अगर हम इधर से उस तरफ जाते हैं तो संभव है कि हमारे भी खान पान, पहनावा आदि सब कुछ बदल जाए। आगे की चर्चा में हम मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास करेंगे। हम इस पाठ में क्या देखेंगे कि 1000 में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। मोटे तौर पर 750 से लेकर 1750 ईस्वी तक। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश को भारत, इंडिया, हिंदुस्तान कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। पहले हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था। यह हिंदुस्तान कब हुआ? जब तुर्क सत्ता की स्थापना हो गई, उसके बाद ये हिंदुस्तान नाम हमारे भारत के लिए, हमारे इंडिया के लिए प्रयोग हुआ, प्रचलित हुआ। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। जैसा आज का हमारा भारत है वैसा हिंदुस्तान उनका नहीं था। जैसा आज का हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, उस समय उनका हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। ऐसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सिर्फ हमारे भारत के लिए ही नहीं, बल्कि जो भारत का उपमहाद्वीप है, संपूर्ण उपमहाद्वीप, उस जो भारत का उपमहाद्वीप है, संपूर्ण उपमहाद्वीप, उसके लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था और उसके वंशज औरंगजेब ने मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किया। कब किया? 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में किया। इसी प्रकार हमारा राज्य बिहार के नाम से जाना जाता है। देखिए, हम अपने राज्य को बिहार के नाम से कब से जानने लगे हैं और कैसे जानने लगे हैं, और इसका नाम कब पड़ा है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने किया। किसने किया? मिन्हाज-ए-सिराज, जो 13वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था। बिहारों की इस भूमि को आर्य बिहार का नाम दिया और मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। मिन्हाज-ए-सिराज, जो 13वीं शताब्दी में इतिहासकार था, उसने क्या किया? हमारे भूमि को क्या कहा? आर्य बिहार, क्योंकि हमारी जो भूमि है वह बौद्ध विहारों की भूमि है। यहाँ पे बौद्ध बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए उसने इसे बौद्ध विहारों की भूमि कहा और आर्य बिहार का नाम दिया। और मुगल काल में अकबर ने इसे एक प्रांत, एक राज्य के रूप में गठित किया। देखिए, मानचित्र एक के 8 प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं। ये मानचित्र 1 है, इसमें आप देखिए और 8 राज्यों की सूची बनाइए।
मानचित्र 2 करीब 700 सालों के बाद 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औरंगजेब के विशाल साम्राज्य दिखाता है। इसके भी प्रमुख राज्यों की सूची बनाएं, जैसा कि आप मानचित्र 2 देख सकते हैं। यहाँ पे सिंध, गजनी, कश्मीर, मुल्तान, उच्च, गुजरात, अहमदनगर, बीजापुर, बंगाल आदि हैं। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। देखिए, हम इतिहास में 3 प्रकार का इतिहास पढ़ते हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन या मध्ययुगीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। उसी तरह प्राचीन भारत का इतिहास, मध्ययुगीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम यहाँ देखेंगे मध्ययुगीन भारत को। मध्ययुगीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश ही माना जाता है, और है भी। कृषि के साथ साथ छोटे स्तर पर भी अन्य आर्थिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इनसे वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। देखिए, सिर्फ लोग कृषि पर ही निर्भर नहीं थे। कृषि के साथ साथ बहुत से छोटे स्तर पर आर्थिक गतिविधियां चलने लगी, जिससे कि व्यापार, वाणिज्य, व्यापार और शहरी जीवन की रफ्तार क्या होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसमें विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस मध्ययुगीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने खूब तरक्की की। प्रौद्योगिकी जानते हैं क्या होता है? प्रौद्योगिकी देखिए, मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कलपुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग, खेती, कल कारखाने आदि प्रौद्योगिकी कहलाता है। जो भी विज्ञान के सिद्धांत पर बनी हुई मशीनें हैं, जो हमारे कारखानों में काम आए या फिर कृषि में काम आए, जैसे थ्रेसर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, बहुत ऐसी चीजें हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं उसे? प्रौद्योगिकी। तो देखिए, इस वक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उत्पादन के क्षेत्र में आए तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप नगरों के विकास एवं उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा था, वैसे वैसे नगरों के विकास एवं उनकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। लोगों के रहन सहन और विचारधारा में परिवर्तन के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। सिर्फ हमारे यहाँ के प्रौद्योगिकी में बदलाव नहीं हो रहे थे, बल्कि हमारे साथ साथ पूरी दुनिया के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहे थे। आइए अब हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तनों पर एक नज़र डालें। देखिए, क्या क्या परिवर्तन हुए विभिन्न क्षेत्रों में। प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन समय से ही खेती लोगों की आय का मुख्य साधन रहा है। पहले खेतों की कोड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था। पहले हल वगैरह नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं चल रही थी। पहले क्या था? सिर्फ कोड़ाई के लिए कुदाल या फावड़ा का इस्तेमाल होता था। जैसा कि हम अपने घरों में भी देखते हैं, कोड़ने के लिए कुदाल या फावड़ा होता है, लेकिन खेतों
को पूरा कोड़ने के लिए नहीं होता है, कहीं कहीं कुदाल या फावड़े का प्रयोग होता है, क्योंकि हम आजकल हम लोग ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं खेतों के कोड़ाई के लिए, जुताई के लिए। बाद में हल का इस्तेमाल होने लगा। कुदाल या फावड़े के बाद में क्या होगा, हल का इस्तेमाल होने लगा। अभी तक भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। खेतों की सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के कई साधन थे। वर्षा के जल को भी तालाबों और कुंडों में इकट्ठा कर सिंचाई की जाती थी। अब की तरह नहीं था कि कुआं खोद दिए और मशीन चला दिए या फिर डीजल मशीन चला दिए। पहले ऐसा नहीं था। पहले वर्षा के जल को तालाबों और कुंडों में इकट्ठा किया जाता था और सिंचाई की जाती थी। कुएं से भी सिंचाई होती थी। कुओं से पानी को बाहर निकालने के लिए कई तकनीक यंत्र प्रचलित थे। पानी को बाहर निकालने के लिए अरघट या घटी यंत्र का इस्तेमाल प्राचीन समय से ही होता था। बाद में रहट का इस्तेमाल होने लगा। जैसा कि आप चित्र 1 में देख सकते हैं रहट को। रहट में जंजीर लगी होती है जो पानी को गहराई से निकाल पाना संभव बनाती है। वही दांतेदार पहिए इसे पशु शक्ति के उपयोग और जंजीर की गति को ठीक तरह से नियंत्रित करने में सक्षम बनाते हैं। आज भी कई गांवों में कहीं कहीं सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग आसानी से देख सकते हैं। वैसे लिखा तो है लेकिन अब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि गांव गांव बिजली हो गई है। लोगों ने, जहाँ बिजली नहीं है वहाँ पे लोगों ने डीजल मशीन रखी हुई है जिससे सिंचाई करते हैं, लेकिन रहट अब रह नहीं गया है। प्राचीन भारत में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में धागों की कताई के लिए केवल हाथ से चलने वाले पहिए और तकली का प्रयोग होता था। आज की तरह मशीनें नहीं थी, बल्कि हाथ से ही काम होता था। हाथ से चलने वाले पहिए और तकली। बाद में 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखे का प्रयोग होने लगा। चरखा आपने देखा होगा कि गांधी जी चरखे पे सूत काटते थे। गांधी जी का चरखा तो आपने देखा ही है। धुनिया की कमान, धुनकी भी संभवतः इसी समय भारत में आई। मतलब धुनिया की कमान, जो रुई धुनने का लोग काम करते हैं, धुनिया, वह भी कब आई भारत में? 13वीं शताब्दी के आसपास ही भारत में आई। जहां तकली से सूत काटने में बहुत समय लगता था, वहीं चरखे से सूत काटने की गति काफी बढ़ गई। चरखे से जब सूत लोग काटने लगे तो जो सूत काटने की गति है वह काफी बढ़ गई, जबकि तकली और हाथ से चलने वाले पहिए से सूत उतनी जल्दी से नहीं काटे जा सकते थे। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, सूती कपड़े की गुणवत्ता में उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे जैसे चरखे और धुनकी का प्रसार होता गया, धुनकी और चरखा बढ़ने लगा, वैसे वैसे सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई। काफ़ी मात्रा में सूती कपड़े बनने लगे, सूती कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो गई। जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि लेखन के क्षेत्र में हमारे देश के लोग ताड़ के पत्तों का अधिकतर प्रयोग करते थे। पहले कागज नहीं होता था, पहले लोग पत्तों पर ही लिखते थे। हमारे देश के लोग किस पत्ते का उपयोग करते थे? अधिकतर ताड़ के पत्तों का। परंतु मध्य युग में तुर्कों के आगमन के साथ लेखन में कागज का व्यापक उपयोग होने लगा। जब हमारे यहाँ तुर्क आए मध्य युग में,
तो क्या हुआ कि कागज का व्यापक प्रयोग होने लगा। मतलब कि वो लोग कागज के प्रयोग को लेकर आए, कागज लेकर आए। सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था, हमारे यहाँ नहीं, चीन में। अपने देश में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 100वीं ईस्वी में चीन के आसपास बनाया गया, लेकिन हमारे यहाँ कब प्रयोग हुआ? जब ये तुर्क आए 13वीं शताब्दी के आसपास। इससे ज्ञान और शिक्षा के प्रसार में काफ़ी वृद्धि हुई। जब कागज का प्रयोग होने लगा अधिकतर, तो क्या हुआ? शिक्षा काफ़ी आसान हो गई और इसका प्रसार अधिक होने लगा, इसके प्रसार में वृद्धि हुई। व्यापारिक लेन देन में भी काफ़ी सुविधा हुई, क्योंकि पत्ते तो आप देख रहे हैं, ताड़ के पत्ते कैसे होते हैं, पत्तों को मोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब कागज की वृद्धि हुई तो काफ़ी आसान हो गया, व्यापारिक लेन देन हो या फिर शिक्षा हो, सारा बहुत ही आसान हुआ। उस काल की रचनाएं आज भी पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित हैं। उस काल की रचनाएं किस रूप में सुरक्षित है? पांडुलिपियों के रूप में। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाजों पर चुंबकीय कुतुबनुमा मतलब कि दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। देखिए 13वीं शताब्दी के आसपास क्या क्या हुआ, देखते हैं हम। 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में चुंबकीय कुतुबनुमा मतलब दिशा सूचक यंत्र समुद्री जहाजों पर प्रयोग हुआ। इस नवीन आविष्कार का समुद्री व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ा और समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई। जब दिशा सूचक यंत्र आया तो समुद्री व्यापार में बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। समुद्र में यात्रा करने में सुविधा हुई, क्योंकि जब दिशा सूचक यंत्र नहीं होता था तो ऐसा भी होता था कि लोग भटक जाते थे अपनी यात्राएं करने में। लेकिन जब दिशा सूचक यंत्र आया तो समुद्र यात्रा करने में भी बहुत सुविधा हुई। अब लोग भटकते नहीं थे। दूसरा प्रमुख आविष्कार था समय सूचक उपकरणों का प्रयोग। एक आविष्कार तो दिशा सूचक यंत्र और दूसरा आविष्कार क्या हुआ? समय सूचक उपकरण मतलब घड़ी। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद दिल्ली को ही क्या कहा जाता था? फिरोजाबाद में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों एवं धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी। देखिए कौन कौन सी उसने घड़ियां लगवाई थी। अपने मीनार पर नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी और जल घड़ी, तीनों घड़ियां उसने लगवाई थी, जिससे समय की सही सूचना दी जाती थी। युद्ध के क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। 2 महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। अब देखिए युद्ध के क्षेत्र में क्या क्या होता है। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त हुई। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। सैनिकों के लिए घोड़े पर बैठना जब से आसान हुआ, युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। मतलब सैनिक और अधिक अच्छे तरीके से युद्ध लड़ सकते थे। दूसरा आविष्कार क्या हुआ? लोहे का नाल, जो घोड़े के खुर में लगाई जाती थी। आपने घोड़े का नाल सुना होगा, यही वो घोड़े का नाल है जो क्या घोड़े के खुर में लगाई जाती है। वही ये नाल है जो घोड़े के खुर में लगाई जाती है। नाल लगाने के 2 लाभ थे। पहला, इससे नरम जमीन पर घोड़े के पैर को अच्छी पकड़ प्राप्त होती थी। नरम जमीन मतलब कि जो बहुत ही क्या थोड़ी सी धंसने वाली जमीन हो, नरम, उससे क्या होता है कि उनके पैर ज़्यादा धंसते नहीं थे। और दूसरा,
खुरदुरे कठोर धरातल पर खुर सुरक्षित रहते थे। मतलब कि जैसे पहाड़ वगैरह में उनके खुर छिलते नहीं थे, वो सुरक्षित रहते थे। भारत में इन दोनों आविष्कारों का प्रचलन 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ। इनका प्रचलन कब हुआ? 9वीं शताब्दी के बाद से हुआ, जिसके फलस्वरूप युद्ध नीति में काफ़ी परिवर्तन हुए। परंतु इसका व्यापक प्रयोग तुर्कों के आगमन के बाद ही संभव हुआ। क्योंकि 9वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आविष्कार हो चुका था, लेकिन इनका ज़्यादातर प्रयोग कब हुआ? तुर्क, जब हमारे यहाँ तुर्क आए उनके आगमन के बाद ही ज़्यादातर प्रयोग इसका हुआ। किसका? घोड़े की नाल का और लोहे की रकाब का। तो आज के वीडियो क्लास में इतना ही। फिर अगले वीडियो क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।